शिव की नगरी काशी, जहाँ सुबह गंगा की आरती की दिव्यता से शुरू होती है और शाम आरती और दीपों की लौ से भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है। वो नगरी है काशी, वो नगर जो मृत्यु और मोक्ष में बदलने की क्षमता रखती है। वो नगर जहाँ हर पत्थर में भक्ति है, हर गली में संगीत और हर सांस में शिव बसते हैं। बनारस एक ऐसा शहर जो केवल शहर ही नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है। यहाँ के घाट सिर्फ गंगा का किनारा नहीं, ये साक्षी हैं सदियों से साधना और संतों की तपस्या और आमजन की आस्था के। दशामेघ घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, ये सब न सिर्फ तीर्थ हैं बल्कि आत्मा की यात्रा का पड़ाव भी। यहाँ हर रोज़ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करते के लिए आते हैं और विशेष अवसरों पर जैसे कि संगम, ये नगरी जो है लाखों भक्तों से गूंज उठती है। हर कोने में हर हर महादेव किनारे गूंजते हैं। इन्हीं घाटों पर, इन्हीं भीड़ में रौनक और रूहानियत के बीच शुरू होती है एक अनकही मोहब्बत की दास्तां। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बनारस से। बनारस महासंगम का टाइम था और काफ़ी हजारों श्रद्धालु रोज गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से आते थे। देश तो देश, विदेश से भी, पूरी दुनिया से, या यूँ कहूँ कि धरती के कोने कोने से लोग बनारस आते थे। महासंगम का टाइम, संगम घाट पर, वहीं पर हमारी स्टोरी की दोनों हीरोइनें अपनी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी अलग अलग घाटों पर। हालांकि अलग अलग घाटों पर मिलना थोड़ा मुश्किल है इतने भीड़ में, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कनेक्शन। शिव की नगरी है और मोहब्बत की दास्तान न लिखी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं दशामेघ घाट पर। वहाँ पर हमारी पहली हीरोइन की फैमिली के साथ में काफ़ी अच्छे से इन हज़ारों भीड़ों के बीच में पूरी फैमिली खुशी और भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। उन्हीं में से एक लड़की कहती है, यार हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, कमाल है, हम लोग इस भीड़ में कैसे एंजॉय करेंगे। चलो ना जल्दी जल्दी गंगा स्नान करते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं पहले भगवान के दर्शन करूँगी, उसके बाद जो है मस्त चलेंगे हम लोग घूमने के लिए और यहाँ के हम सारे घाट घूमेंगे। मैंने सुना है यहाँ की मणिकर्णिका घाट बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पे जो जिसको सबको मोक्ष मिलती है और मुझे यहाँ पर जाना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मणिकर्णिका घाट कैसा दिखता है और लोग इसके बारे में क्यों इतना कुछ कहते हैं, मुझे भी जानना है। उसी के बगल में एक लड़की, यूँ कहूँ कि लड़कों जैसी दिखने वाली लड़की, यानी कि टॉमबॉय, बैठी हुई थी और थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है, शट अप प्रिया, क्या है। अरे यार, सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, एक तुम हो के बस तुम्हें घूमना है, जानना है। यार जान लेंगे, अब आए हैं तो घूमेंगे ही ना, पहले जिस काम के लिए आए वो तो कर लेना। यार शिव की नगरी में आकर तुम बस घूमने की बातें कर रही हो, अच्छी थोड़ी लगती है। पहले भगवान की भक्ति कर लो, फिर चलेंगे घूमने। हाँ ठीक है चलो। सभी जो है फैमिली जो है, उनके फैमिली में दादी, दादू, माँ, पापा और वो टॉमबॉय गर्ल और उसकी फ्रेंड प्रिया आए हुए थे। बारी बारी से पहले दादी माँ और दादू नहा कर आ चुके थे। उनके कपड़े चेंज करने में वो मदद कर रही थी, वो लड़की टॉमबॉय। पहले उसके दादू नहाने के बाद में उसके मम्मी पापा चले गए, वो लोग भी नहा कर जब आ जाते हैं तब जो है प्रिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो जल्दी चलो। वो दोनों जो है जाते हैं, जाकर काफ़ी अच्छे से डुबकी लगाते हैं। वो जो टॉमबॉय थी काफ़ी ज़्यादा, वो कह सकते हैं भगवान में काफ़ी आस्था था,
बहुत मानती थी। हर एक डुबकी के साथ हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नारा जपते हुए उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। हर डुबकी के साथ करीबन 7 डुबकी लगाती है। और उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड, जो कि उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसके बगल में खड़ी थी और उसके साथ ही उसके हाथों को पकड़ते हुए डुबकी लगा रही थी। थोड़ी डर भी रही थी क्योंकि तैरना तो आता नहीं था, और डुबकी लगाते लगाते उसके कानों में, नाक में, जैसे होता है ना कि पानी चला जाना, उसको ऐसा ही फील हो रहा था। और जब भी डुबकी लगाकर जब खड़ी होती थी तो उसको जो होता नहीं, बेचैनी सी फील होती थी। 7 डुबकी लगाने के बाद जो है अच्छे से सूर्य नमस्कार करने के बाद वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है साइड में जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद जो है सभी जो है हाथों में गंगा जल लेने के बाद निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़, वो लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। लेकिन हाँ, वो जो प्रिया थी बहुत शिकायत कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। यार इतनी भीड़, कैसे हम भगवान के दर्शन करेंगे? दर्शन होंगे भी नहीं होंगे यार, इतने भीड़ में कौन इतना। तभी जो है वो लड़की जो थी टॉम बॉय, उसको डांटते हुए कहती है, प्रिया शट अप यार, हम लोग यहाँ पूजा के लिए आए हैं और तुम हो कि बस बकवास किए जा रही हो। यार लाइन में लगे रहो, हम लोग कोई स्पेशल तो है नहीं, भगवान के घर में कोई भी स्पेशल नहीं होता है। हमारे पास कितने पैसे हैं नहीं है, इन्हीं की देन है। लाखों हज़ारों लोग खड़े हुए हैं लाइन में, हम भी खड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रिया चुप हो जाती है, क्या ही बोले, बात तो सही थी यार, सब लोग खड़े थे तो हम कोई स्पेशल तो है नहीं, भगवान के बच्चे हैं हम भी, तो थोड़ी सब्र तो होनी चाहिए। ये सारी बातें जब बोलती है ना वो लड़की, तो उसकी दादी, उसकी माँ के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। उसकी माँ जो थी कहती है, देखा माँ जी, हमारी बेटी कितनी मतलब आस्था रखती है, क्यों ना रखे। दादी माँ कहती हैं, क्यों ना रखे, इन्हीं की तो देन है। कहाँ कहाँ नहीं गए एक बच्चे के लिए हमने। शादी के 10 साल बाद तुम्हारी कोख भरी थी, या कहूँ गोद भरी थी। ऊपर वाले ने दिया, लेकिन बहुत अच्छा दिया। लड़की है लेकिन किसी बेटे से कम नहीं है। हाँ, बेटे से कम नहीं है, दिखती भी है बेटे जैसी, रहती भी है बेटी जैसी। दादी माँ हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा बेटा ही तो है, हमारे घर का दीपक। हाँ, आपके घर का दीपक। एक काम कीजिए ना, इसकी शादी करवाइएगा एक लड़की से। दादी माँ कहती है हंसते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मेरी बच्ची को अगर लड़कियाँ पसंद होगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। उस लड़की की माँ अपनी सास को घूरते हुए कहती है, माँ आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? हाँ मुझे पता है, मैं अपनी बेटी को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अगर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, अपनी सास की बात सुनकर उसकी माँ जो है कुछ नहीं कहती। वो जानती थी भले ही उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन उनसे ज़्यादा अधिकार और उनसे ज़्यादा करने वाले उनके परिवार थे। उनकी सास ससुर सब बहुत बहुत मानते थे। तो चलिए बताते हैं कि ये है कौन, टॉम बॉय। टॉम बॉय जो है, वैसे तो इनका नाम अनाया है, लेकिन प्यार से लोग इन्हें अन्नी कहते हैं। ये अनाया ठाकुर, ये ठाकुर परिवार की एक लौती, और ये कहूँ कि ये हाँ इकलौती कह सकते हैं, इकलौती, ओनली इकलौती इनके परिवार में, इनके ख़ानदान में फ़िलहाल कोई नहीं है सिवाय इनके अलावा। अनाया ठाकुर और उनके माता पिता और उनके दादा दादी, इनके अलावा उनके पूरे परिवार में कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये परिवार बहुत छोटा है लेकिन नाम बहुत बड़े, इतने बड़े कि जहाँ पर ये लोग हैं, ये जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ के सभी लोग इन्हें बहुत बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। इनके काम भी बहुत अच्छे हैं और दुनिया के नज़रों में भी कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता है कि इनकी बेटी है। सब जानते हैं कि इनका एक बेटा है जिसका नाम अनयन है, लेकिन ये चीज़ छुपाया गया था। उसकी
यूँ कहूँ कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे दोस्त थे, या यूँ कहूँ कि जान के खतरे थे, जिसे पंडित जी ने बताया था, और इन्हें 25 साल तक छुपा के रखना था। इन दुनिया के सामने इनको नहीं लाना था, और इन्हें किसी ने भी आज तक देखा नहीं था। अभी इनकी उम्र 25 साल होने में 2 महीने कम थी, और 2 महीने के अंदर इनकी शादी करवाने की जो है ठान कर रखे थे परिवार वालों ने, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा ही बताया था कि अगर 25 साल होने से पहले इनकी शादी नहीं हुई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है या है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं इनके साथ हो चुकी हैं। ये 2-3 बार मरते मरते बची हैं, कई बार घायल हो चुकी हैं। तो सबका मानना है, हालांकि अनाया जो है इस बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन हाँ, भगवान को बहुत मानती है। अगर भगवान को मानती हैं तो इन पे भरोसा ना करना भी बेवकूफ़ी होगी। तो ये अपने परिवार की सारी बातें मानती हैं, बड़ों की सारी बातें मानती हैं। ये अपने घर में अभी तक नहीं गई। ये अपना घर सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखी हुई है, सामने से अपने घर नहीं गई है। सबको पता है कि इनका एक बेटा है जो बाहर रहता है, लेकिन किसी ने आज तक इनको देखा नहीं है। ये दुनिया में रहकर भी छिपी हुई है। यही है इनकी स्टोरी। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, भगवान के दर्शन जिन लोगों को हो जाती है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके इनकी लाइन भी आगे बढ़ जाती है। इसी तरह करीबन 3 घंटे लाइन में रहने के बाद जो है इनका पूजा जो है कंप्लीट होता है, और उसके बाद भगवान के दर्शन होने के बाद जो है वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब तय होती है कि पहले कुछ खा लेते हैं। सभी जो है बैठकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं। खाने के बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद घूमने का प्लान बनता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अनाया और प्रिया ही जाती हैं, क्योंकि माँ थक चुकी थी, माता पिता और दादू दादी का तो बात ही नहीं कहना। वो तो पहले से ही बुज़ुर्ग थे, और इतने लाइन में खड़े होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। तो वो बैठकर आराम करने लगते हैं एक जगह पर घाट के किनारे में ही, और ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। हाँ, तो चलिए अब यहीं से स्टार्ट होती है इनकी कहानी। घूमते हुए कई घाटों पर ये लोग घूमते हैं। अचानक जो है घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं काशी घाट पर। हालांकि ये लोग दशामेघ घाट पर नहाए थे, धोआ धोकर अपना मंदिर गए थे, लेकिन अब जो है घूमते फिरते पहुंच जाते हैं काशी घाट पर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। प्रिया जो है वो अनाया का हाथ खींचते हुए घाट के किनारे लेकर जाती है, जहाँ पे बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग जो नहा धोकर होता नहीं है, खड़े होकर नज़ारे का मज़ा लेते हैं, बस वही। तो वहाँ पर जाते हैं, खड़े होकर सेल्फी वगैरह लेना स्टार्ट कर देती है। अनाया बस उसको देखती है कि स्माइल करते हुए, फिर इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है। इधर उधर देखते हुए तभी उसकी नज़र पड़ती है एक जो है इंसान पर, एक लड़की पर, जो अचानक ही है जो गिर जाती है नदी में। वो भी किनारे पे खड़ी थी, लेकिन होता नहीं है कुछ लोग को धक्का लगने से वो गिर जाती है। वहाँ पे कोई सेफ्टी बैरियर नहीं था, एक होता नहीं है सेफ्टी, चारों तरफ सेफ्टी किया गया था महासंगम घाट पर, लेकिन कुछ ही जगह पर छोटे छोटे जगह जो बच जाते हैं वहाँ पे नहीं किए गए थे। लेकिन हाँ, वहाँ नाव से घेरे गए थे, बीच बीच में थोड़ी बहुत जगह खाली थी। तो शायद उस लड़की को तैरना नहीं आता था या क्या, समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो गिरी कुछ सेकंड में ही वो थोड़ी सी दूर चली गई थी। वो अपना हाथ उठाती फिर डूब जाती नीचे। हालांकि वहाँ पानी ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मीटर होगा, लेकिन होता नहीं है जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए ये पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। अनाया ये देखती है, और देखते हुए इतना वो तेज़ रिएक्ट करती है कि प्रिया वहीं खड़ी रहती है, अपनी वो सेल्फी ले रही थी, तब तक अनाया गायब हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए जो है तुरंत कुछ ही दूर से वो पानी में छलांग लगाती है। वहाँ पे कुछ लोग और भी खड़े थे, लेकिन सभी जो है बस शौक में खड़े थे, किसी को ये ध्यान नहीं जाता है कि उसको हम बचा लें। अनाया इतना तेज़ रिएक्ट करती है कि वो तुरंत जाती है और पानी में कूद जाती है, और कुछ ही सेकंड में उस लड़की के पास पहुँच जाती है, और तुरंत जो है उसको पकड़ते हुए साइड में ले आती है। वहाँ पे करीबन 3 मीटर पानी था, वहाँ खड़ी हो जाती है। वो लड़की की हालत बहुत बुरी थी, उसके नाक कान में शायद पानी चले गए थे, वो बहुत खांस भी रही थी और ख़ुद को आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें पूरी पानी पानी, मतलब पूरा शरीर भीग चुका था। उसको तैरना नहीं आता था, शायद, लगता तो ऐसा ही है। वो लड़की अपने में ही खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनाया की नज़रें बस
उस लड़की पे टिकी हुई थी। एक टक खड़ी होकर बस उस लड़की को देख रही थी और उसको एक कमर से पकड़कर अपने करीब खड़ी करके रखी थी। एक टक बस उस लड़की की देख रही थी। पहले उसकी आंखें जो कि पानी से भरे हुए थे, यही कुएं धीरे धीरे रेड हो गए थे। उसकी शार्प नोज, ईयर, चीक्स, होठ, सब चीज़ इतने गौर से उसको देखती है ना, क्या ही क्या। उसको देखते हुए करीबन कब 2 मिनट बीत जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। प्रिया जब सेल्फी में अपनी बिजी थी, उसका ध्यान जाता है कि अनाया तो यहाँ है ही नहीं। इधर उधर देखती है, तभी उसकी भी नज़र पड़ती है। अनाया पूरी तरह पानी में भीगी थी, एक लड़की को बाहों में लेकर खड़ी थी। वो जाती है और जाकर कहती, हे क्या हुआ अनाया? अनाया तो ठीक है ना? अनाया तो बस किसी और ही दुनिया में चली गई थी। अनाया के सामने जो लड़की खड़ी थी बेहद ही खूबसूरत, बहुत मासूम। उसकी आंखें स्पेशल थी, डार्क ब्राउन था उसकी आंखें। वो काली पुतलियों की बात जो कलर होती है ना, वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बहुत गोरी रंग, लंबे बाल तो क्या ही कहना, कमर से नीचे इतनी सिल्की। वाह, पानी में भीगने के बाद भी एक अलग ही चमक। अनाया को सब कुछ इतना ज़्यादा पसंद आता है। वो बुरी तरह खो चुकी थी। वो लड़की खुद को जब संभाल लेती है तब जाकर वो अपने सामने देखती है, और किसी लड़के को देखकर उसको तो पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये एक लड़का है, और उसको कमर से थामे रखा है। वो उसके हाथों को हटाती है और थोड़ी सी एक कदम पीछे ले लेती है। अभी तक वो खुद को संभाल चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो नाव लगे हुए थे वहाँ पे थे। उसको पकड़ कर वो खड़ी हो जाती है और बड़े ही गौर से वो सामने खड़ी अनाया को देखने लगती है। और देखती है, जब उसको अच्छे से ऊपर से मतलब होता नहीं है कि जितनी बॉडी पानी के बाहर दिख रही है उस हिसाब से जब देखती है तो उसे समझ आता है कि ये लड़का नहीं, ये एक लड़की है जो कि लड़कों के भेष में है। वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। एक्चुअली मुझे तैरना नहीं आता है। अनाया अब भी अपने होश में नहीं थी। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से निकलती है और चली जाती है, लेकिन जाते हुए भी पीछे पलटकर एक बार अनाया को ज़रूर देखती है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। जब अनाया की नज़र में वो स्माइल आती है, अनाया अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है, हाय क्या लड़की है। तभी उसके कानों में प्रिया की आवाज़ आती है, ओ हेलो, आजा वापस, आजा, किस दुनिया में चली गई है? अरे क्या हुआ, हार्ट अटैक आ रहा है क्या तुम्हें जो दिल पे हाथ रखी है? जब उसकी कानों में प्रिया की आवाज़ आती है तो अपने हाथों को वहाँ से अपने दिल से हटाती है, हटाकर अपनी नज़रें इधर उधर करती है और प्रिया को देखते हुए, क्या है, कितना चिल्लाती हो तुम? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे मैं कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ, तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, तू सुन कहाँ रही है? कहाँ थी तुम? कहाँ थी मैं? यहीं पर तो थी। नहीं, तुम्हारा शरीर यहाँ था, लेकिन तुम कहाँ थी? हाँ ठीक है, अपना हाथ दे। वो प्रिया जो है हाथ आगे बढ़ाती है और उसके बाद जो है अनाया वहाँ से निकलती है। अब क्या करें, कपड़े तो पूरी भीग चुकी है। तो अनाया कहती, करना क्या है, चलो चेंज करते हैं। अरे यार, क्या ज़रूरत थी, इतने लोग तो थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनाया कहती है, कुछ हुआ तो नहीं ना? अब कोई डूब रहा है, मुझे तैरना आता है, कैसे छोड़ दूँ मैं? अगर उसे कुछ हो जाता तो? वो भी तो किसी की बेटी है। हाँ ठीक है यार, चलो ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, ठंडी लग जाएगी। यहाँ ठंडी नहीं लगती है। हाँ ठीक है शिव भक्त, चलो कपड़ा चेंज कर लो। जाते हुए भी अनाया एक बार पलट कर उस लड़की को देखने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं कहाँ उस भीड़ में खो चुकी थी। वो मन में कहती है, काश कि मैं तुम्हें एक बार और देख पाती। यही मन में सोचते हुए ऊपर देखती है और देखते हुए भगवान से दुआ करती है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, एक बार और मिला देना मुझे।
अगर हो सके तो मेरी लाइफ से जोड़ देना, मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मन ही मन ये चीज़ बोलकर ऊपर देखते हुए हाथ जोड़ लेती है, गंगा मैया को प्रणाम करती है और चली जाती है। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो चमक थी कि शायद कभी ना कभी वो दोबारा ज़रूर मिलेगी। अब उसके दिल में ये चीज़ था, शायद मिलना भी हो जाए। वो जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो देखते हैं उसके मम्मी पापा जब देखते हैं तो शौक से आते हैं और कहते हैं, ये क्या है, तुम फिर से नहा कर आ गई? माँ, मैं नहीं नहाई। प्रिया कहती है, हाँ आंटी, ये नहाने नहीं गई थी मैडम, ये तो किसी की जान बचा कर आ रही हैं। एक लड़की गिर गई थी और इन्होंने हीरो बनकर एंट्री मारी और अपनी हीरोइन को बचा ली। अपनी हीरोइन? माँ, ये तो पागल है, इसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। एक्चुअली वो एक लड़की भीड़ में धक्के लगने की वजह से गिर गई थी, शायद उसको तैरना नहीं आता था, तो बस मैंने देखा तो अच्छा किया बेटा, अगर उसको कुछ हो जाता तो। हाँ माँ, वैसे भी हम लोग यहाँ आए हैं भगवान की नगरी में, कैसे कुछ गलत होता है, जो हमसे बन पड़ता है हमें करना चाहिए। हाँ बेटा, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो। दादी माँ भी बहुत खुश थी और वो प्रिया को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, प्रिया, हाँ दादी माँ, ज़रा इधर आओ। प्रिया जाती है दादी माँ के पास, बैठती है और कहती है, हाँ दादी माँ, एक बात तो बताओ, वो लड़की कौन थी? पता नहीं दादी माँ, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। उसकी ब्राउन आँखें उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा सूट कर रही थी ना दादी माँ, मैं क्या ही बोलूँ। तुमको फ़ोटो लेनी चाहिए था ना। अरे दादी माँ, किसी अनजान की फ़ोटो लेकर हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक है। दादी माँ थोड़ी सी निराश हो जाती हैं। उन्हें लगा था कि शायद अनया को कोई लाइफ पार्टनर या कुछ और, लेकिन प्रिया इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। वो अपने बातों में सारी चीज़ें बोलती है, जो जो चीज़ें हुई थी घाट पर सब बताती है। कुछ देर बाद अनया आती है और कहती है, माँ चले बेटा, आप लोग घूम लिए? नहीं माँ, अभी पूरी तरह से घूमे नहीं, अभी हमें मणिकर्णिका घाट, नमो घाट जानी है। हम एक काम करते हैं ना, शाम को आरती होगी तो इधर में तो लग रहा है कि बहुत भीड़ होने वाली है, तो हम एक काम करते हैं, एक नाव बुक कर लेंगे और पहले आरती देखेंगे, उसके बाद सभी घाट देखकर और फिर हम निकल जाएंगे। तो माँ को भी ये चीज़ सही लगती है और कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसी बहाने हम भी थोड़ा सा सामने से आरती की देखेंगे। हाँ माँ, मैंने भी यही सोचा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम मुझे नहीं लगता कि हमें सामने से जाकर देखने को मिलेगी, हम नाव से चलते हैं। दादी माँ भी कहती है, ठीक है। लेकिन प्रिया डर रही थी, क्योंकि उसको पानी से, वो कहते हैं ना, पानी से डर लगता है, क्योंकि कई बार वो कभी कभी स्विमिंग पूल वगैरह में गिर जाती थी, छोटी थी तब से। उसको तैरना नहीं आने के कारण कई बार वो पानी पीकर बेहोश हो चुकी है, और यही कारण है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा डरती है। और वो डर की वजह से वो कहीं पर भी, जहाँ पर जैसे कि नाव पर चढ़ना हो या एक नदी में नहाना हो या स्विमिंग पूल में जाना हो, इन सारी चीज़ों से वो दूर रहती है। और बीच के किनारे जाने पर भी वो पानी के किनारे, मतलब होता नहीं कि बीच से लहरें आती हैं, उनसे वो दूरी रहती है, बस दूर से ही देखते रहती है, बस यही होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की पानी में गिरी थी, वो अपनी फैमिली के पास जाती है, जहाँ पर उसके पापा मम्मी, 2 छोटे भाई बहन थे। और जब उसकी मम्मी की नज़र उस पर पड़ती है तो चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये क्या हो गया? आकृति, हाँ हाँ माँ, ये क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। माँ, वो मैं थोड़ी सी किनारे में थी और धक्का लगने की वजह से गिर गई। बेटा, ऐसे नहीं करते ना, आप क्यों गए अकेले वहाँ पे? माँ प्लीज़, बस मैं ऐसे ही चली गई थी, लेकिन माँ मैं डूबते डूबते बची हूँ। एक इंसान आए थे मुझे बचाने के लिए। कौन था वो? लड़का था? नहीं माँ, लड़का तो नहीं था, लेकिन लड़कों के जैसा ही एक लड़की थी शायद। हाँ माँ,
वो उसके छोटे बाल थे और उसकी आँखें, क्या हुआ बेटा? माँ, वो उसकी आँखें नीली नीली थी, बहुत खूबसूरत आँखें थी। अच्छा, तो कुछ नहीं माँ। उसकी जो छोटी बहन थी उसको घूरते हुए देखते हुए थी। दी, हाँ हाँ, क्या हुआ? आप हकला रही हो? आप कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो है उनकी माँ जो है डांटते हुए कहती है, चुप करो। और हाँ आकृति, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। और बेटा, अकेले ऐसे किनारे मत जाया करो, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ माँ, गलती हो गई, सॉरी। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेती है और साइड में जाकर जो है चेंजिंग बना हुआ था वहाँ पे जाती है, चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद वो आती है, लेकिन उसके आँखों में जो एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी, हम अभी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बाद में बताएंगे। एक अलग सी चमक और चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल। ये थी आकृति, अपने माता पिता की लाडली और घर की सबसे बड़ी बेटी, और अपने छोटे भाई बहन की थोड़ी सी हिटलर दीदी। एक्चुअली बड़े होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही रौब झाड़ती हैं। गलती हो या ना हो, बड़े होने का अधिकार तो जताना चाहिए ना यार। हम भी बड़े हैं, हम भी जताते हैं। रौब जमाना भी अच्छा लगता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक मज़े करो, और तब तक क्या होता है, ज़िंदगी भर बड़े होने का हक तो जीवन भर चलता है। इसी तरह जो है दोनों परिवार नहा धोआ कर भगवान के दर्शन करने के बाद शाम की आरती होती है। आरती में दोनों परिवार एक ही नाव पर बैठे हुए थे। इतना बड़ा इत्तेफाक, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। एक आगे बैठे हुए थे तो कोई सबसे पीछे बैठा हुआ था। इसी तरह जो है उसी नाव पर बैठे हुए थे। वो चेयर वाली थी, बड़ी सी नाव चेयर वाली थी, और वो नाव जो है आरती की लौ में, सामने आरती चल रही थी घाट पर, और जस्ट सामने जो है इनकी नाव थी। इन्हीं की नहीं, काफ़ी सारी नावें थी, बहुत सारे लोग थे। सामने से ये लोग आरती का पूरी आरती सुनते हैं पूरी। उसके बाद जो है सभी घाटों को नाव से ही अच्छे से घूमते हैं। घूमने के बाद जो है फिर वो निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते, अपने अपने जहाँ से वो आए थे, अपने अपने घर। ये थी हमारी स्टोरी की फर्स्ट एपिसोड। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।